कल नमस्कार दोस्तों। साइंस की क्लास नंबर सेकंड में आपका स्वागत है। अपन ने स्टार्ट किया था बायोलॉजी को, और बायोलॉजी में भी अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो अपने सजीव है, जीवधारी, उन जीवधारियों का वर्गीकरण शुरू किया था। उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन जितने किंगडम है, अपने अपने जितने भी जगत पढ़े हैं, और लास्ट में अपने जो पढ़े थे 5 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जो 5 जगत दिए थे आर एच रॉबर्ट व्हिटेकर ने। आर एच व्हिटेकर की जो 5 जगत प्रणाली है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो लास्ट में अपने पढ़ा था कि जो प्रणाली है 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली आर एच व्हिटेकर द्वारा दी गई थी 1969 में। कब दी गई थी दोस्तों? 1969 में। और इसमें मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी सजीव हैं, उनको बांटा गया है टोटल 5 जगत में, 5 किंगडम में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, पंच जगत अवधारणा। पहला जगत आपको बताया था मोनेरा, पहला जगत था अपना मोनेरा, पहला जगत था मोनेरा जिसमें जीवाणु थे, मोनेरा। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, पहला जगत मोनेरा, दूसरा जगत प्रोटिस्टा। तीसरा जगत था अपना फंजाई, फंजाई फंगस जिसको फफूंद, कवक जिसको बोलते हैं। तो पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा पेड़ पौधे जिसमें आते हैं, प्लांट जिसमें आते हैं, पादप जिसमें आते हैं, उसका नाम है प्लांटी। और पांचवा जिसमें एनिमल आते हैं, एनिमेलिया। 5 जगह थे दोस्तों अपने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो मोनेरा में है, मोनेरा में सारे जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जिनका केंद्र क्या हो, अल्प विकसित या अविकसित हो। प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव आते हैं दोस्तों। ये जो जीव है, इनमें सेल वॉल, सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडो, पेप्टिडो, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। कई बार रेलवे ने पूछा है कि जो मोनेरा जगत के जीव है, जीवाणु, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब है इसमें प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन और ग्लूकोज की। इसमें जो जीव है, देखो, मुख्य रूप से जो जीव है जीवाणु, जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं दोस्तों, जीवाणुओं को शामिल किया गया है मोनेरा जगत में। जितने भी जीवाणु हैं, जीवाणुओं को मोनेरा जगत में, जीवाणुओं को शामिल किया गया है मोनेरा में। तो जितने भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय है, कोशिका भित्ति इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। और जीवाणु सारे के सारे हैं मोनेरा वर्ग में। और जीवाणु में ही छोटे से छोटा जीवाणु होता है माइकोप्लाज्मा, 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 माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा
सजीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी होती है कौन सी? माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, और ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करें यानी स्वपोषी हैं, यानी नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी कौन से वर्ग में है? मोनेरा में। तो मोनेरा के जीव है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, कोशिका भित्ति इनकी प्रोटीन और ग्लूकोज की बनी होती है। तो यह है पेप्टिडोग्लाइकेन। जितने भी जीवाणु हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों? मोनेरा वर्ग में। तो मोनेरा में क्वेश्चन आएंगे तो इनसे बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय है, पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति है। जीवाणु सारे कौन से वर्ग में आ गए? मोनेरा वर्ग में। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ग है अपना, दूसरे वर्ग का नाम है प्रोटिस्टा। दूसरा वर्ग है अपना प्रोटिस्टा। दूसरा वर्ग है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के सभी जीव होते हैं यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी? जिनमें मेच्योर न्यूक्लियस, विकसित केंद्रक पाया जाता है, वो यूकेरियोटिक होती है। तो यूकेरियोटिक कोशिका है। लगभग सभी जीव है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। सेल वॉल पाई जाती है इनमें भी, और लगभग ये होते हैं स्वपोषी। लगभग होते हैं ये विषमपोषी, लेकिन कुछ होते हैं स्वपोषी। लगभग विषमपोषी और कुछ होते हैं स्वपोषी। और प्रोटिस्टा जगत में दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से जैसे आता है अपना अमीबा, अमीबा, पेरामीशियम, अमीबा, पेरामीशियम, मलेरिया जिसके कारण होता है वो प्लाज्मोडियम, 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 और जैसे अमीबा हो गया, पेरामीशियम हो गया, और युगलिना। इनको ध्यान में रखना दोस्तों, रेलवे हर बार इनसे क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो इसी को पूछता है कि अमीबा को कौन से वर्ग में शामिल किया गया है? तो अमीबा है प्रोटिस्टा, पेरामीशियम भी प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा, और युगलिना भी प्रोटिस्टा। तो अमीबा, पेरामीशियम, प्लाज्मोडियम और प्रोटिस्टा, सॉरी ये अपना चौथा हो गया युगलिना, उसे कहा जाता है प्रोटिस्टा। अमीबा दोस्तों ऐसा जीव है जो अपनी स्ट्रक्चर में चेंज करता रहता है, अपनी संरचना में चेंज करता है। पेरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला है, और युगलिना को कहा जाता है पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी। युगलिना को कहा जाता है, युगलिना, युगलिना को दोस्तों कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है, युगलिना को पादप व जंतुओं के बीच की कड़ी, जंतुओं के बीच की कड़ी, पादप व जंतुओं के बीच की कड़ी, पादप व जंतुओं के बीच योजक कड़ी, योजक कड़ी। तो ये अपना वर्ग है कौन सा? प्रोटिस्टा। ठीक है दोस्तों। अब आता है अपना तीसरा जगत जिसका नाम है फंजाई। तीसरे जगत का नाम है फंजाई। तीसरे जगत को बोलते हैं अपन फंजाई। फंजाई को बोलते हैं फफूंद, फफूंद या कवक, 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 कवक। जितने भी कवक है होते हैं यूकेरियोटिक, सभी फंजाई होते हैं यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक होने के साथ साथ दोस्तों ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, यानी इनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। तो फंजाई या कवक होते हैं यूकेरियोटिक जीव, बहुकोशिकीय होते हैं। साथ में इनमें पाई जाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पूछता कई बार कि कवकों की कोशिका भित्ति, फंगस की,
कवकों की, जो फंजाई है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। काइटिन की किस चीज की बनी होती है दोस्तों? काइटिन की। तो तीसरा जो अपना किंगडम है वो है फंजाई। तीसरा किंगडम है दोस्तों फंजाई। फंजाई को बोलते हैं कवक। कवक सारे यूकेरियोटिक जीव है, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय है। कोशिका भित्ति इनमें प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति इनमें पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। जबकि जो दोस्तों अपन ने पढ़ा था मोनेरा, मोनेरा में जो कोशिका भित्ति थी वो थी पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है दोस्तों। और फंजाई में जितने भी कवक है, जितने भी कवक है, जैसे जैसे अपना जो ब्रेड वाला, ब्रेड के मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड को खमीर बनाने वाले जो कवक है वो इसी में आता है अपना पेनिसिलियम कवक। जैसे एक कवक का नाम सुना होगा आपने, पेनिसिलियम नोटेटम कवक, उसी से बनाई गई थी पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ब्रेड मोल्ड हो गए, पेनिसिलियम हो गए। ठीक है दोस्तों, ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम। ठीक है, इसमें आता है एस्परजीन, एस्परजिलस या एस्परजिनस। ये सब जीवाणु, ये सब जो कवक है वो कौन से वर्ग के हैं? फंजाई के। ठीक है, तो तीसरा था अपना फंजाई। और चौथा वर्ग था अपना प्लांट। चौथा वर्ग था अपना दोस्तों प्लांट। चौथा वर्ग था अपना प्लांट। प्लांट में थे सारे पादप, प्लांट में सारे के सारे पादप। और याद रखना है दोस्तों, जो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है, पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। तो याद रखना है, पादपों की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है दोस्तों, मोनेरा या जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, और पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं पहला वर्ग मोनेरा। मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा पहला है अपना वर्ग मोनेरा। और मोनेरा को अपन पढ़ते हैं डिटेल में दोस्तों। जो वर्ग है अपना मोनेरा, मोनेरा वर्ग में या तो जीवाणु शामिल होते हैं, ठीक है, और जीवाणुओं में भी सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो जितने भी जीवाणु हैं वो मोनेरा वर्ग के हैं, और जीवाणुओं में सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु में अपने को पढ़ना है माइकोप्लाज्मा को। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सजीवों में जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीवों के शरीर की, सजीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सजीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दोस्तों? सजीवों में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, इनका आकार होता है एकदम छोटा। आकार होता है एकदम छोटा। आकार इतना छोटा होता है कि लगभग ये होते हैं 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा
सबसे छोटे जीवाणु हैं, इतने छोटे हैं कि सजीवों में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सजीवों में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और ये होते हैं 0.1 से लेकर 0.3 के माइक्रोमीटर के। जो माइकोप्लाज्मा है दोस्तों, इनकी संरचना होती है प्लूरोन्यूमोनिया के समान। इनकी संरचना होती है प्लूरोन्यूमोनिया, इनकी संरचना समान होती है प्लूरोन्यूमोनिया के। प्लूरोन्यूमोनिया के समान होने के कारण इनको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक। लाइक यानी जैसे, ऑर्गेनिज्म यानी सजीव, यानी इनको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म। शॉर्टकट में बोलते हैं इनको PPLO, PPLO। तो याद रखना दोस्तों, सबसे छोटा जीवाणु है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीवाणु है माइकोप्लाज्मा। कौन से वर्ग में आता है? मोनेरा वर्ग में आता है। सबसे छोटा जीवाणु मोनेरा वर्ग में आता है माइकोप्लाज्मा। सजीवों की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात करें मानव शरीर की, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो होती है अपनी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। तो मोनेरा वर्ग में जो माइकोप्लाज्मा है, ये सजीवों की सबसे छोटी कोशिका है। 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। इनकी संरचना होती है प्लूरोन्यूमोनिया के समान, तो इनको बोलते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। और दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है प्रकृति के जोकर। प्रकृति के जोकर, प्रकृति के जोकर, इनको कहा जाता है प्रकृति के जोकर। ये जोकर है प्रकृति के, इतने छोटे हैं कि ये जोकर का काम करते हैं। तो ये प्रकृति के हैं जोकर। तो माइकोप्लाज्मा सजीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर की। PPLO बोलते हैं इनको। ये कहलाते हैं प्रकृति के जोकर। याद रखना दोस्तों, माइकोप्लाज्मा है, ये ऑक्सीजन के बिना श्वसन करते हैं। O2 के बिना श्वसन, ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन के बिना श्वसन, अर्थात ये करते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये करते हैं अवायवीय श्वसन। तो माइकोप्लाज्मा शरीर की सबसे छोटी, सजीवों की सबसे छोटी कोशिका है। PPLO कहलाते हैं, प्रकृति के जोकर है, अवायवीय श्वसन करते हैं। तो अपन जानते हैं फिर अब दोस्तों जीवाणुओं के बारे में। जीवाणु, 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 जीवाणु जिनको इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। जीवाणु या बैक्टीरिया। तो दोस्तों अपन जानेंगे किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। दोस्तों, जो जीवाणु की जो खोज है, जीवाणु की खोज उन्हीं वैज्ञानिक ने की थी जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। वैज्ञानिक का नाम है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, वैज्ञानिक का नाम है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। 1776 में 1776 में 1776 में 1776 में इन्होंने जीवाणु की खोज की, जीवाणु की खोज की। और साथ में दोस्तों, ये जो जीवाणु खोजा गया था वो मनुष्य के मुख में, मानव मुख में, मानव मुख में दांतों के ऊपर, मानव मुख में दांतों की खुरचन में, दांतों की खुरचन में खोजा गया था पहला जीवाणु। तो याद रखना दोस्तों, जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज की है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज भी की है ल्यूवेनहॉक ने, जबकि मर्द कोशिका खोजी है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है दोस्तों, तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की 1776 में, और मनुष्य के दांतों में, दांतों की
खुरचन में खोजा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बोले जीवाणु नाम देने वाले, जीवाणु का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो जीवाणु का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे एरेनबर्ग। एरेनबर्ग कौन से? एरेनबर्ग। तो खोज ल्यूवेनहॉक 1776 में, दांतों की खुरचन में खोजा और नामकरण किया एरेनबर्ग ने। किसने दोस्तों? एरेनबर्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जानते हैं अपन जीवाणु के बारे में आगे। जीवाणु, जीवाणु दोस्तों, जीवाणु 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 जो होते हैं वो संरचना के आधार पर कई प्रकार के हैं। जीवाणु संरचना के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। कई जीवाणु दोस्तों, कई जीवाणु ऐसे होते हैं जिनकी संरचना होती है कि छड़, लकड़ी। कई जीवाणु जिनकी संरचना रोड शेप, रोड शेप, रोड यानी छड़ या लकड़ी, रोड शेप संरचना, एक रोड, रोड शेप संरचना होती है। उन जीवाणुओं को कहा जाता है बेसिलस। उनके लास्ट में लगा होता है बेसिलस, तो रोड शेप संरचना कहलाते हैं बेसिलस जीवाणु, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो कुछ होते हैं रोड शेप, कुछ होते हैं गोलाकार। कुछ जीवाणु होते हैं गोलाकार, गोलाकार, राउंड शेप। कुछ होते हैं राउंड शेप, गोलाकार, राउंड शेप। कुछ जीवाणु होते हैं गोल आकार के, राउंड शेप के, राउंड शेप, गोलाकार। जो राउंड शेप होते हैं दोस्तों, जो गोलाकार होते हैं, जो राउंड शेप होते हैं, उनको बोलते हैं कोकस। कोकस, कोकस, कोकस। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। जिनके कोकस लगा हुआ है वो होते हैं राउंड शेप, और जिनके बेसिलस लगा हुआ है वो होते हैं रेड शेप। ऐसे ही कुछ जीवाणु होते हैं दोस्तों, वो कोमा के आकार के होते हैं। कोमा, जो कोमा होता है ना, कोमा, कोमा के आकार के। तो कुछ होते हैं कोमाकार, कुछ होते हैं कोमा शेप, कोमा शेप, कोमा शेप। जो जीवाणु कोमा शेप होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है विब्रियो। विब्रियो, जो कोमा की आकृति में होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो। जैसे हेजा का जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी। तो आकार के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के दोस्तों, जो छड़ के जैसे हो, जो रोड के जैसे हो, जो डंडे के समान हो, रोड शेप, वो होते हैं बेसिलस। जो गोल हो, राउंड शेप, वो होते हैं कोकस। और जो कोमा शेप होते हैं वो होते हैं विब्रियो। और ऐसे ही कुछ होते हैं जो स्पाइरल होती है ना, स्पाइरल शेप, बाइंडिंग का जो आकार होता है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल। और स्पाइरल शेप के जीवाणु को बोलते हैं स्पाइरिलिनम। स्पाइरिलिनम, स्पाइरिलिनम। तो जीवाणु संरचना के आधार पर कई प्रकार के दोस्तों, रोड शेप है बेसिलस, राउंड शेप है कोकस, कोमा शेप है विब्रियो, और जो स्पाइरल शेप में होते हैं मुड़े हुए, जो मुड़े हुए हैं वो होते हैं स्पाइरिलिनम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवाणु की कुछ, जीवाणु की कुछ बातें जानते हैं दोस्तों। जीवाणु के बारे में कुछ बातें। दोस्तों, जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर देखो, जीवाणु कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक है तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। तो जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के एक समान संरचना होती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम, मीजोसोम, मीजोसोम।
मीजोसोम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान ऊर्जाघर या श्वसन केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या है, कोशिका का पावर हाउस, या श्वसन केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया और पावर हाउस भी कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दो काम करता है, श्वसन और पावर हाउस। तो देखो, जैसे मान लो कोई नॉर्मल सेल है, कोई सामान्य कोशिका है दोस्तों, सामान्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर वाला होता है, दो परत होती है, एक तो ये बाहर वाली परत, एक होती है अंदर परत, अंदर परत। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल लेयर होती है, दो परतें होती हैं, दो परत होती है, दो परत होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अंदर वाली जो परत होती है उसके अंदर ऐसे खांचे से उभार पाए जाते हैं, अंदर वाली परत में खांच नुमा उभार पाए जाते हैं, अंदर वाली परत में माइटोकॉन्ड्रिया में खांच नुमा उभार पाए जाते हैं, और इन उभार को कहते हैं क्रिस्टी। दोस्तों इनको कहा जाता है क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सतह पर जो उभार होते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी में पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम, श्वसन एंजाइम, क्रिस्टी में पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम। तो क्रिस्टी में पाए जाते हैं श्वसन एंजाइम। तो श्वसन के लिए जिम्मेदार कोशिका में कौन सा पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी खांच पाई जाती है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो उभार या खांच, उभार या जो खांच होते हैं वो होते हैं क्रिस्टी, कहलाते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी में होते हैं श्वसन एंजाइम जो श्वसन की क्रिया को करवाते हैं। जबकि जबकि जीवाणु में तो ये दोस्तों यही चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। इस कारण दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर जीवाणु में पाया जाता है मीजोसोम, मीजोसोम, मीजोसोम। इसलिए मीजोसोम को मीजोसोम को मीजोसोम को मीजोसोम को मीजोसोम को जीवाणु का ऊर्जाघर या जीवाणु कोशिका का ऊर्जाघर या श्वसन केंद्र कहा जाता है, श्वसन केंद्र कहा जाता है। दोस्तों जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही संरचना होती है मीजोसोम। तो मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा, तो ये है ऊर्जाघर और श्वसन केंद्र। दूसरी बात दोस्तों, जो जीवाणु है, जीवाणु के अंदर जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका के अंदर जो जीवाणु कोशिका है उसके अंदर जीवाणु कोशिका के अंदर एक तो होता है मुख्य डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है। जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है, और उस डीएनए को कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मिड। तो मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है, उसे ही कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। तो जीवाणुओं की पहली विशेषता यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही पाए जाते हैं मीजोसोम, जो श्वसन केंद्र और ऊर्जाघर का काम करते हैं। इसी प्रकार जीवाणु के अंदर जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए तो है ही, और मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए, मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो याद रखना, जीवाणुओं की मुख्य विशेषता उसमें होती है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या होता है, डीएनए। प्लाज्मिड एक प्रकार का होता है डीएनए। तो प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए है जो काम करता है वेक्टर का, वेक्टर
वेक्टर को कहा जाता है वाहक। ये जीवाणुओं में वेक्टर या वाहक का काम करता है। तो जीवाणुओं में प्लाज्मिड वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। जो जो जीन होती है, जीन 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 को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो जीन को ट्रांसफर करता है प्लाज्मिड। तो जीवाणु के अंदर मुख्य डीएनए तो होता ही है, और याद रखना मुख्य डीएनए तो होता है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार ऐसे होता है। मुख्य डीएनए होता है सर्पिलाकार, लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो होता है सर्कुलर, वर्तुलाकार, सर्कुलर या वर्तुलाकार। तो जीवाणु की दूसरी विशेषता है, इसमें मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है। उस डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड, और ये जो प्लाज्मिड होता है ये वर्तुलाकार होता है, और ये वेक्टर का काम करता है, वाहक का, जो जीन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जीवाणु, जीवाणु मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। पहले बैक्टीरिया कहलाते हैं आर्के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। एक है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हिंदी में बोलूं तो बोलूं आधे जीवाणु, आधे जीवाणु, आधे जीवाणु, आधे जीवाणु। और जो ट्रू बैक्टीरिया है उनको बोल सकते हैं अपन सत्य जीवाणु, सत्य जीवाणु या सच्चे जीवाणु। तो देखो जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, और जो फाल्स बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। दोस्तों अजीब नाम है, जीवाणु भी सच्चे और झूठे होते हैं। एक ट्रू है एक फाल्स है, फाल्स है आर्की, और एक है ट्रू बैक्टीरिया। तो झूठे लोग होते हैं ना, वो कहीं पर भी जीवन यापन कर सकते हैं दोस्तों। जो झूठे होते हैं वो कहीं पर भी जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसी बात जीवाणुओं पर लागू होती है। जो आधे जीवाणु हैं आर्की बैक्टीरिया, आधे जीवाणु, ये दोस्तों प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी ये कैसी भी कंडीशन हो, अच्छी हो बुरी हो, कहीं कोई जगह रहने लायक हो नहीं हो, या तापमान में कुछ ताप दाब में, भौगोलिक परिस्थितियों में कुछ भी हो, यानी ये कहीं पर भी रह सकते हैं, अच्छी या बुरी जगह। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह पाए, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करे, जो एडवर्स कंडीशन में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन करें, उन्हें कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे मैं बताना चाहूँ, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु हेलोफिल्स जीवाणु कहलाते हैं, जो सलाइन वाटर में, जो एक्स्ट्रा सलाइन वाटर में, जो अति लवणीय जल में जीवन यापन कर ले, जो सलाइन वाटर में जीवन यापन करे, वो कहलाते हैं हेलोफिल्स। तो ये एडवर्स कंडीशन में रह रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जहाँ पर लवणता अधिक है, अति लवणता है, तो अति लवणीय जल में रहने वाले जीवाणु कहते हैं हेलोफिल्स। ऐसे ही ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो उच्च तापमान पर, जो उच्च तापमान पर, जो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, उच्च तापमान, उच्च तापमान पर भी जीवन यापन कर ले।
उच्च तापमान पर, जैसे गर्म जल के झरने आते हैं, गर्म जल के झरनों में जो जीवाणु पाया जाता है उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल। तो पहले जीवाणु जो उच्च लवणता पर, अति लवणता पर, अति लवणता पर जीवन यापन करे वो होते हैं हेलोफिल्स। और जो उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, जैसे गर्म जल के झरनों पर जीवन यापन करे वो है थर्मो एसिडोफिल। ऐसे होता है एक बैक्टीरिया मिथेनोजन, मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया। ऐसे जो जीवाणु होते हैं वो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, बकरी वगैरह, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, तो जुगाली करने वाले पशु कहते हैं रूमिनेंट, जुगाली करने वाले पशु कहते हैं रूमिनेंट। तो जुगाली करने वाले पशुओं से जो बैक्टीरिया निकलता है या जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है रूमिनेंट में, जो बैक्टीरिया होता है वो मेथेनोजन और रूमिनेंट में। और साथ में यही बैक्टीरिया पाया जाता है पशुओं के गोबर मलमूत्र में, गोबर में। तो प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाले जीवाणु है आर्की बैक्टीरिया, जैसे हेलोफिल्स है, अति लवणीय जल में मीजोफिल्स है, और इस थर्मोएसिडोफिल है उच्च तापमान पर, और मिथेनोजन बैक्टीरिया है वो रूमिनेंट या गोबर वगैरह में पाए जाते हैं। दूसरे बैक्टीरिया है दोस्तों ट्रू बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु, ट्रू बैक्टीरिया या सत्य जीवाणु। दोस्तों जो ट्रू बैक्टीरिया होता है उसमें इसकी खास बात यह है कि सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनमें चलने के लिए पाए जाते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला को बोलते हैं पक्ष्माभ, पक्ष्माभ। तो सत्य जीवाणु जिनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट हो, कोशिका भित्ति पाई जाए, चलने फिरने के लिए, गति करने के लिए फ्लैजिला या पक्ष्माभ पाए जाए, तो सत्य जीवाणु कोशिका भित्ति वाले जीवाणु होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, सत्य जीवाणु कहलाते हैं। और बाद में दोस्तों सत्य जीवाणुओं को भी दो भागों में बांटा गया है, सत्य जीवाणुओं को भी दो भागों में बांटा गया है। सत्य जीवाणुओं में ऐसे जीवाणु जो जो खुद का भोजन खुद बना ले, जो खुद अपना भोजन बनाए, जो खुद अपना पोषण तैयार करें, वो स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। खुद भोजन बनाने का मतलब होता है ऐसे जीवाणु करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं यानी करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन्हीं जीवाणु को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। तो दोस्तों ट्रू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु कोशिका भित्ति में पाई जाती है, चलने के लिए फ्लैजिला पक्ष्माभ होते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, स्वपोषी और दूसरा हेटेरोट्रोपिक, विषमपोषी। विषमपोषी में तो सारे जीवाणु आगे जो अपने शरीर में होते हैं, पेट में होते हैं, आंतों में होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक जगह जो प्रेजेंट होते हैं वो विषमपोषी, लगभग हर जगह, लगभग हर जगह जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। लेकिन स्वपोषी में खास बात है, स्वपोषी ऐसे जीवाणु हैं जो जीवाणु होकर भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। ये तो पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, पेड़ों की तरह प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो ये शैवाल की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नीलहरित शैवाल। तो ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करें नीलहरित शैवाल कहलाते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं अपन नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को कहा जाता है वैसे तो कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया। अंग्रेजी में बोलूं तो ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे जीवाणु हैं, ऐसे जीवाणु हैं जो स्वपोषी है, यानी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ऐसे जीवाणु जो स्वपोषी है या प्रकाश संश्लेषण करे वही क्या है? नील हरित शैवाल। इन्हीं को कहते हैं साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और इनके नाम अगर जाने तो जैसे एक जीवाणु होता है नो स्टॉक, एक शैवाल है नो स्टॉक, नो स्टॉक। दूसरा होता है एनाबिना, नो स्टॉक और एनाबिना, नो स्टॉक और एनाबिना। दोस्तों आरएएस की एग्जाम में एक सवाल आया कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है नील हरित शैवाल एनाबिना, 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 एनाबिना जो शैवाल है वो कौन से पेड़ पर पाया जाता है? तो याद रखना है, एक पादप है एजोला, एजोला। तो एजोला की पत्तियों पर पाया जाता है कौन सा शैवाल? एनाबिना। आरएएस का क्वेश्चन है दोस्तों, एनाबिना शैवाल होता है, एजोला वृक्ष की पत्तियों पर पाया जाता है। और ये जो एजोला वृक्ष है ये पादपों की प्रजाति है टेरिडोफाइटा, 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 टेरिडोफाइटा वर्ग का पादप है। तो टेरिडोफाइटा वर्ग का पादप है एजोला, एजोला, एजोला। एजोला की पत्तियों पर पाया जाता है कौन सा शैवाल? एनाबिना। तो दोस्तों नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कितने प्रकार के? इन्हीं को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे नो स्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, इसमें हो गया अपना राइजोबियम, 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 राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं दोस्तों जो स्वपोषी जो जो स्वपोषी है ना, स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, जो स्वपोषी है। तो दोस्तों जो स्वपोषी जो जीवाणु है, स्वपोषी जो जीवाणु है, स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु भी दो प्रकार के हैं। एक तो जो होते हैं फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी, अकेले रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते, सिंगल लाइफ है इनकी। तो सिंगल जीते हैं, सिंगल सिंगल है ना, जो सिंगल रहते हैं वो होते हैं मुक्त जीवी। और ये दो ही प्रकार के हैं। एक तो होता है जीवाणु जिसका नाम एजेडोबैक्टर, एजेडोबैक्टर, एजेडोबैक्टर। और दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम, एजेडोबैक्टर और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम। और कुछ ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, तो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों का भी सहायता करते हैं और खुद भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगले की भी सहायता और खुद की भी सहायता, ऐसे जीवाणु होते हैं सहजीवी। और सहजीवी जो जीव बैक्टीरिया है उसी में नाम आता है राइजोबियम, राइजोबियम, नो स्टॉक और एनाबिना, एनाबिना। तो राइजोबियम, नो स्टॉक, एनाबिना, राइजोबियम, नो स्टॉक,
एनाबिना। यह है सहजीवी जीवाणु, सहजीवी राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबिना। और इन्हीं को कहा जाता है नीलहरी शैवाल बीजीए। और ये जो सभी जीवाणु है एजिडोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नोस्टॉक, एनाबिना, ये करते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य। ये मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कभी नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन को या तो चेंज करना नाइट्रेट में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या नाइट्राइट में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु ही होते हैं सबकोशी जीवाणु। जितने भी सबकोशी जीवाणु हैं ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये भी दो प्रकार के हैं, मुक्तजीवी और सहजीवी। मुक्तजीवी है एजिडोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, नोस्टॉक और एनाबिना। ये होते हैं सहजीवी। ठीक है दोस्तों, एक जो मुख्य जीवाणु है आपको ध्यान में रखना है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। याद रखना है जो जीवाणु है राइजोबियम, ये पाया जाता है हमेशा दलहन फसलों की जड़ों में, दालों की जड़ों में। दलहन फसलों को कहा जाता है लेग्यूम फसलें, लेग्यूम फसलों की जड़ों में। तो दलहन फसलों की जड़ों में, लेग्यूम फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? लेग्यूम फसलों की जड़ों में होता है राइजोबियम जीवाणु। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मिट्टी में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसी कारण कहा जाता है किसान को 1-2 साल में दालें उगानी चाहिए, चने उगाने चाहिए, है ना, दालों की फसलें करनी चाहिए, ताकि उसकी मिट्टी में ऐसे जीवाणुओं की क्या बनी रहे? निरंतरता। तो दलहन फसलों की जड़ों में होता है राइजोबियम जीवाणु। और ये जो राइजोबियम जीवाणु है, इसमें जो जीन पाई जाती है उस जीन का नाम याद रखना है आपको, NIF, निफ जीन, निफ जीन, निफ जीन। तो राइजोबियम जीवाणु की जीन है निफ जीन। और राइजोबियम में जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को कहा जाता है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो जीवाणु है अपना कौन सा? राइजोबियम। राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट में बदलेगा या नाइट्राइट में। कहाँ पर पाया जाता है राइजोबियम? दलहन फसलों की, लेग्यूम फसलों की जड़ों में। इसकी जो जीन है वो होती है निफ जीन, निफ जीन। और इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने जाना, देखो अपने अब तक क्या क्या जाना? अपने जाना कि जो जीवाणु है वो दो प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, आधे जीवाणु और सत्य जीवाणु। आधे जीवाणु कौन से हैं? जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर जीवन यापन करें, वो है आर्की बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। प्रतिकूल कैसे? जैसे कोई ज्यादा लवणीय जल में रहता है उनको कहते हैं हेलोफिल्स जीवाणु। जो उच्च तापमान पर रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल। जो गोबर में पाए जाते हैं या जुगाली करने वाले पशुओं के लार में पाए जाते हैं वो होते हैं मिथेनोजन। दूसरे होते हैं दोस्तों ट्रू बैक्टीरिया। इनमें कोशिका भित्ति होती है। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बताइए आपको किस चीज की बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन।
पेप्टिडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन और ग्लूकोज की। चलने के लिए जो संरचना होती है फ्लैजिला, ऐसे जंतुओं में या तो होते हैं फ्लैजिला या होते हैं सीलिया। सीलिया को बोलते हैं कसाब, फ्लैजिला को बोलते हैं पक्समाब। तो इनमें पाए जाते हैं फ्लैजिला। और ये भी दो प्रकार के हो गए, जो खुद का भोजन खुद बनाए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करें, और जो नहीं करें। विषमपोषी तो सही सब, स्वपोषी कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित सेवा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। नीलहरित सेवा को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी खुद पोषण करते हैं, जैसे नो स्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया। और जो एनाबिना है ये आर्यस में पर्सन आया, वर्ग है पादपों का एक वर्ग होता है टेरिडोफाइटा। उसका पौधा है एजोला। एजोला की पत्तियों पर पाया जाता है कौन सा जीवाणु? एनाबिना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर अपन ने जाना कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं, स्वपोषी जीवाणु हैं, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के, एक जो फ्री लिविंग है, सिंगल लौंडे हैं, अकेले रहते हैं। तो सिंगल लौंडे हैं, रूम लेके रहते हैं, वो कौन से हैं? मुक्त जीवी। और जो सहजीवी पार्टनर के साथ रहते हैं वो सहजीवी। तो मुक्त जीवी है एजिडोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। और सहजीवी है राइजोबियम, नोस्टॉक और एनाबिना। सबका काम क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करना। राइजोबियम जीवाणु है, दलहन फसलों की जड़ों में होता है, जीन है इसकी निफ जीन, प्रोटीन है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ जीवाणुओं को जानते हैं। दैनिक जीवन में कुछ जीवाणु, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में जीवाणु, दैनिक जीवन में जीवाणु, दैनिक जीवन में जीवाणु। पहला जीवाणु दोस्तों, आपने सुना होगा कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, दूध में जो शर्करा होती है, दूध में जो शुगर है, दूध की शर्करा को कहा जाता है लैक्टोज शर्करा। दूध की शर्करा है लैक्टोज शर्करा। और दही में पाया जाता है अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दूध की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक अम्ल में चेंज करने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। तो दूध की लैक्टोज शर्करा को बदलता है लैक्टिक अम्ल में। दूसरा जीवाणु जो दैनिक जीवन में आपके काम आता है, या जो आप जानते हो, वो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकारी, मिट्टी में जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन से हो गए? राइजोबियम हो गया, राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम। सेवाल हो गए, नो स्टॉक, एनाबिना, एनाबिना। तो ये सब क्या करते हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इन्हीं को कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। तो ये है साइनो बैक्टीरिया। और जीवाणु देखो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम आपने सुना होगा, बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स, बीटी क्रॉप्स यानी बीटी फसलें, बीटी फसलें। बीटी फसलें अगर बढ़ती है ना, जो बीटी बीज बनते हैं, बीटी फसलों के जो बीज बनते हैं, वो जिस जीवाणु से बनते हैं, उस जीवाणु का नाम पटवार एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। उसका नाम है बेसिलस थुरिजिएंसिस, बेसिलस थुरिजिएंसिस, बेसिलस थुरिजिएंसिस। बीटी क्रॉप्स क्या होती है दोस्तों? देखो, पहले जो फसल होती थी कॉटन,
कॉटन की फसल, कपास की, कपास, कॉटन की फसल होती थी। उस कपास में एक कीड़ा लगता था। उस कपास की फसल में एक कीड़ा था जिसका नाम है कलिका कीड़ा। कौन सा कीड़ा दोस्तों? कलिका कीड़ा। तो कपास की फसल में एक कीड़ा होता था, कलिका कीड़ा, और ये कलिका कीड़ा पूरी फसल को उत्पादन से पहले नष्ट कर देता था। तो कपास में जो कीड़ा लगता था, जैसे गुण लगता है ना, गुण, वैसे लगता था कपास में कलिका कीड़ा। तो कपास में कलिका कीड़ा लगता था जो फसल को नष्ट करता था। बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये जो कीड़ा है वो एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन से ये भागता है, ये कीड़ा मर जाता है तो क्राई प्रोटीन से भागता है। और ये क्राई प्रोटीन पाई जाती है एक जीवाणु में। उस जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिजिएंसिस। बेसिलस थुरिजिएंसिस, उस जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिजिएंसिस। बेसिलस थुरिजिएंसिस, शॉर्टकट में बोल दिया BT, बेसिलस थुरिजिएंसिस। तो कलिका कीड़ा क्राई प्रोटीन से मरता है, कलिका कीड़ा क्राई प्रोटीन से मरता है। तो क्राई प्रोटीन पाई जाती है बेसिलस थुरिजिएंसिस में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, BT जो कीड़ा है या जो BT जीवाणु है, यहाँ से निकाली क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन को, जो विज्ञान की एक ब्रांच होती है बायोटेक्नोलॉजी, जीव अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जीनस का ट्रांसफर होता है, एक जीन को दूसरे जीन में स्थानांतरण करते हैं। तो यहाँ से क्राई प्रोटीन जो जीन है वो निकाली और तुरंत कपास के बीज में डाली, जिससे वो कीड़ा आजकल पैदा ही नहीं होता। ठीक है, तो नई फसल बनाई गई फिर BT कपास, BT कपास। तो BT कपास जिस जीवाणु द्वारा बनी है उस जीवाणु का नाम है बेसिलस थुरिजिएंसिस। बेसिलस थुरिजिएंसिस, बेसिलस थुरिजिएंसिस में प्रोटीन है क्राई प्रोटीन। BT कपास बनी, फिर BT मक्का बना, ब्रेंजल या बैंगन में भी लगता है कीड़ा तो BT बैंगन भी बना। तो जो कलिका कीड़ा जहाँ पर लगता था उस कीड़े को नष्ट करने वाली क्राई प्रोटीन बेसिलस थुरिजिएंसिस में थी। यहाँ से इसकी जीन निकाली, ट्रांसफर किया नए बीजों में, और नए बीज जो तैयार हुए उनमें कीड़ा नहीं लगता था, BT कपास, BT मक्का। तो BT क्रॉप्स है, उनका संबंध कौन से जीवाणु से है? बेसिलस थुरिजिएंसिस। दोस्तों याद रखना है कि BT फसलें हैं, BT फसलों, BT फसलें या BT क्रॉप्स कौन से जीवाणु कारण? बेसिलस थुरिजिएंसिस। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया राइजोबियम नॉनस्टॉप एनाबिना। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु हो गया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज को बदलता है लैक्टिक अम्ल में। BT क्रॉप्स में हो गया बेसिलस थुरिजिएंसिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो अपना जीवाणु है वो याद रखना आपको, एंथ्रेक्स जीवाणु। एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु, एंथ्रेक्स जीवाणु। एंथ्रेक्स पशुओं में रोग भी होता है, और ये पशुजन्य रोग है, कभी कभी मनुष्यों में भी होता है। पशुओं में रोग भी है ये, पशुओं में रोग भी, रोग भी। और ये रोग होता है श्वसन तंत्र से संबंधित, सांस से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित। श्वसन की समस्या है इसमें, सांस लेने में कठिनाई है, दम घुटने वाली समस्या है। तो एंथ्रेक्स जो जीवाणु है, एंथ्रेक्स जीवाणु में इसके जो स्पोर होते हैं, स्पोर, स्पोर को बोलते हैं बीजाणु। एंथ्रेक्स जीवाणु के जो स्पोर होते हैं, एंथ्रेक्स जीवाणु के जो स्पोर होते हैं, एंथ्रेक्स जीवाणु के जो स्पोर या बीजाणु होते हैं, वो एक बायो वेपन, जैविक हथियार का काम करते हैं। जैविक हथियार का काम करते हैं, जैविक हथियार। तो आपको पूछ ले, जैविक हथियार के रूप में, बायो वेपन के रूप में काम आने वाला जीवाणु कौन सा है? एंथ्रेक्स जीवाणु, जिसके स्पोर काम में आते हैं। दोस्तों वो स्टोरी है ना, अमेरिका और चीन के बीच एक बार तनातनी हुई थी। उस टाइम पर चीन ने अपनी लैब से, अपनी लैब में से ऐसे डाक लिफाफे तैयार किए, उसके अंदर
ऐसे जीवाणुओं को लिफाफों में डाला गया और उन लिफाफों को अमेरिका के जो जितने भी सेना के बड़े बड़े कमांडर है, लेफ्टिनेंट है, चीफ मार्शल है, सबको भेजा गया। और जैसे ही उन्होंने वो डाक लिफाफा खोला, खोलते ही उनकी लगभग 12 घंटे में सबकी मौत हो गई। क्योंकि चाइना काम ही इस सिद्धांत पे करता है, वो बायो वेपन बनाता है, जैविक हथियार। यानी कि उस डाक लिफाफे में ऐसे जीवाणु थे और वो जीवाणु 12 घंटे में उनके दम घोट के मृत्यु कर दी उन्होंने। तो जैविक हथियार के रूप में कौन सा जीवाणु? एंथ्रेक्स जीवाणु। कहते हैं ये भी एक चाइना की लैब से लीक हुआ था। ऐसे ही कोरोना लीक हुआ था। कोरोना जो था वो वुहान शहर से निकला था, लेकिन वो चाइना की राजधानी तक नहीं पहुंचा, बीजिंग तक, जबकि वो अमेरिका में आ गया, भारत में आ गया, कैलिफोर्निया चला गया, अन्य देशों में चला गया। क्योंकि चाइना की ये टेक्नोलॉजी है कि वो इन चीज़ों को बायो वेपन के रूप में काम में लेती है, उन्हीं की लैब से ये चीज़ें लीक होती है। तो एंथ्रेक्स जीवाणु है, उसके स्पोर जैविक हथियार के रूप में काम में आते हैं और पशुओं में ये रोग होता है इसके कारण, और श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। तो एक जीवाणु और पढ़ा आपने, कौन सा? एंथ्रेक्स, जैविक हथियार के रूप में काम। एक जीवाणु और याद रखना दोस्तों, जिसका नाम है ट्रीटेनियम ट्रीटेनम फोलियम। ट्रीटेनम फोलियम ट्रीटेनम फोलियम ट्रीटेनम फोलियम जो जीवाणु है वो याद रखना, ब्लडी रेन ब्लडी रेन ब्लडी रेन ब्लड की रेन, रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है कौन सा? ट्रीटेनम फोलियम। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद हुआ पहला जीवाणु आपने पढ़ा दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में चेंज करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं राइजोबियम नोस्टोक एनाबिना, जिनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। बीटी फसलें जिनसे बनती है वो बेसिलस thuringiensis से बनती है। ठीक है, तो तीसरा बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis। अगला बैक्टीरिया है अपना एंथ्रेक्स जीवाणु, पशुओं में रोग होता है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, और इसके जो बीजाणु है स्पोर, वो जैविक हथियार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अपना एंथ्रेक्स जीवाणु हुआ, एक रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार है, कौन सा? ट्रीटियम या ट्रीटेनम फोलियम। ठीक है दोस्तों, एक चीज और जानते हैं इसके अंदर अपन, आपको बताया था कि जीवाणुओं में जीवाणुओं में जीवाणुओं में जीवाणुओं में जीवाणुओं में एक मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है। मेन डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता है जिसका नाम बताया था आपको, प्लाज्मिड। अलावा एक और डीएनए, मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए, और वो एक और डीएनए कौन सा था दोस्तों? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड और प्लाज्मिड था, ये वेक्टर या वाहक का काम करता है, तो जीनस को ट्रांसफर करता है, वेक्टर का काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, वो डिस्कस करूंगा आपके साथ में दोस्तों। एक बार पटवार की एग्जाम में आया टी आई प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड टी आई प्लाज्मिड, बड़ा टी और छोटा आई प्लाज्मिड। टी आई प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ पर होता था, ये पूछा। देखो दोस्तों, जो प्लाज्मिड है, टी आई प्लाज्मिड, इसका पूरा नाम होता है, टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंसुडिंग, ट्यूमर इंसुडिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंसुडिंग प्लाज्मिड। और ट्यूमर इंसुडिंग प्लाज्मिड है, उसका प्रयोग होता है जो गांठ हो जाए, ट्यूमर 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 को बोलते हैं गांठ, ट्यूमर गांठ। लेकिन पेपर में गांठ या ट्यूमर नहीं है, उसमें लिखा हुआ था अर्बुद, अर्बुद भी बोलते हैं। तो ट्यूमर को फोड़ने में, अर्बुद को या गांठ को फोड़ने में कौन सी प्लाज्मिड का प्रयोग होता है? टी आई प्लाज्मिड। तो याद रखना, प्लाज्मिड क्या है? एक डीएनए है जो मेन डीएनए के अलावा होता है, कहाँ पर होता है? जीवाणुओं में।
तो जीवाणुओं में मेन डीएनए के अलावा एक डीएनए होता है प्लाज्मिड, वेक्टर का काम करता है। एक प्लाज्मिड आपको याद रखना है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंसुडिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर या गांठ या अर्बुद के उपचार में काम आता है। एक प्लाज्मिड और याद रखना दोस्तों, पीबीआर, पीबीआर 322, पीबीआर 322, पीबीआर 322 प्लाज्मिड है दोस्तों। इसका प्रयोग होता है क्लोन बनाने में। क्लोन, 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 क्लोन यानी जो जीवों की एक उत्पत्ति होती है दो जीनस का ट्रांसफर करके, या जो गर्भाशय में जो कृत्रिम प्रणाली द्वारा शिशु आरोपित जो क्लोनिंग होता है, तो क्लोनिंग जेनेटिक्स में इसका प्रयोग होता है। क्लोनिंग जेनेटिक्स में प्रयोग होता है पीबीआर 322, और इसका पूरा नाम होता है, पी का मतलब है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, बी का मतलब है वैज्ञानिक बोलीवर, 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 आर का मतलब एक वैज्ञानिक रोड्रिगेज, रोड्रिगेज, रोड्रिगेज। यानी दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, दोनों दोस्त थे, पहले का नाम था बोलीवर, दूसरा रोड्रिगेज, बोलीवर और रोड्रिगेज, बोलीवर और रोड्रिगेज। तो दो वैज्ञानिक बोलीवर और रोड्रिगेज ने क्लोनिंग बनाने की टेक्निक है इसमें प्लाज्मिड का प्रयोग किया था। तो क्लोनिंग टेक्निक में प्लाज्मिड का प्रयोग किया, और ये 322वें प्रयास में सफल हुए, 322वें प्रयास में सफल हुए। तो 322 इनका जो ट्राई नंबर है, प्रयास नंबर। तो पी यानी प्लाज्मिड, बी यानी बोलीवर, आर यानी रोड्रिगेज, और 322 इनका प्रयास संख्या। तो दो प्लाज्मिड याद रखना है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर गांठ अर्बुद के उपचार में काम आती है, टीआई का पूरा नाम है ट्यूमर इंसुडिंग प्लाज्मिड, पीबीआर है क्लोनिंग जेनेटिक्स में काम में आती है, प्लाज्मिड बोलीवर रोड्रिगेज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपने आज इसको खत्म किया है जीवाणुओं को। दोस्तों आपको अगर इसी प्रकार से आपको डीपली स्टडी करनी है, चीज़ों को बारीकी से और ध्यान से चीज़ों को सीखना है, तो यूसीसी से जुड़े रहे दोस्तों। हमारा भी हौसला अफजाई हो और आपका भी भला हो, तो ऐसा प्रयास करें दोस्तों। बाकी जो आपने पढ़ा है उसकी लिंक टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस श्रृंखला को अपना आगे बढ़ाए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।